गुड मॉर्निंग क्लास 7th 8th 9th। इन क्लास में समास पढ़ाया जाता है। तो बच्चों, आज हम आपको समास के बारे में बताएंगे। समास की परिभाषा: जब दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है या दो शब्दों का मेल होता है तो एक नया शब्द बनता है जो समास कहलाता है। जो नया शब्द बनता है वो समास कहलाता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन। भाई और बहन कहने के बजाय भाई बहन कह दिया। आजीवन, जीवन भर। विद्यालय, विद्या का घर। दशानन, 10 सिर। 10 सिर वाला कहने के बजाय दशानन कह दिया तो ये एक नया शब्द बना। तो ये हो गया समास। बच्चों, समास के प्रकार, समास के 6 प्रकार होते हैं। आप चाहे उसको द्वंद्व से पढ़िए चाहे अव्ययी भाव से पढ़िए, समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। ये समास के 6 भेद हैं। अब मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ एक एक कर। आइए बच्चों, पहला समास पढ़ते हैं, अव्ययी भाव समास। पहला समास है अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब उपसर्ग, उपसर्ग वाले अव्यय जिनका कोई अलग अर्थ नहीं होता। जब वो दूसरे शब्द के साथ मिलते हैं तो वो एक नया शब्द बना लेते हैं। दूसरा पद मुख्य होता है, दूसरा पद गौड़ होता है या मुख्य होता है। इस समास में पहला पद अव्यय होता है, दूसरा मुख्य होता है और इसमें उपसर्ग वाले, उपसर्ग आपने पढ़े हैं जिनका अकेले कोई अर्थ नहीं होता है। जब एक शब्द के साथ वो मिलता है तो उसका अर्थ बन जाता है। जैसे आजीवन, आजीवन। अब आ का अकेले कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जीवन लगने से वो बन गया जीवन भर। आजीवन का एक अर्थ हो गया जीवन भर। दूसरा है अनचिन्हा, मतलब अन का कोई अर्थ नहीं निकलता, ये आपका उपसर्ग का शब्द है। चिन्हा मतलब पहचानना, तो बिना पहचाने, बिना चिन्हे या बिना पहचाने, चिन्हे पहचानने को कहते हैं। प्रत्येक, प्रत्येक। अब जैसे होता है प्रत्येक, प्रत्येक ऐसे भी लिखते हैं प्रत्येक को, है ना। तो यहाँ मैंने अलग से उसको प्रति लिखा है। तो प्रति एक यानी हर एक। प्रति अलग है तो सिर्फ एक है, और जब प्रति जुड़ गया तो वो हर एक बन गया, एक नया शब्द। यथा अवसर, यथा का अकेले कोई अर्थ नहीं है, अवसर लगा समय के अनुसार या जैसा समय हो या समय के अनुसार, यथा अवसर। यथा अव्यय है। घर, घर। अब एक घर इसमें अव्यय हो जाएगा, दूसरा घर घर के लिए होगा, तो यानी घर घर अर्थात हर घर। रातों रात, अब रातों अव्यय हो गया और रात, रात भर। रातों रात 2 हैं तो एक अव्यय हो गया। रातों अर्थात रातों, क्या रातों, तो रातों रात यानी रात भर। आ जन्मे, आ जन्मे, आ का आ उपसर्ग है, इसके साथ जन्मे यानी बिना जन्मे। इस तरह से अव्ययी भाव समास आपका होता है, जिसमें पहला पद अव्यय होता है, पहला पद उपसर्ग वाला पद होता है, दूसरा मुख्य होता है क्योंकि उसके साथ इस शब्द को जुड़ना होता है। दूसरा समास आपका आता है कर्मधारय समास। इस समास में पहला पद यानी शब्द, इस समास में पहला पद विशेषण होता है। अब आप इसको पहचानने के लिए यहाँ पर लिख दीजिए विशेषण, तब आप इसको समझ जाएंगे। जैसे विशेषण विशेषता बताता है, पहला शब्द दूसरे शब्द की, उसी तरह से इसमें पहला पद विशेषण होता है और वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे नीला आकाश। अब आकाश कैसा है, नीला है, तो ये विशेषता बताई ना, तो इसको हम लिखेंगे नीला है जो आकाश, मतलब आकाश कैसा है, जो नीला है। पीतांबर, पीला है जो वस्त्र, वस्त्र की विशेषता बताई कि वो वस्त्र पीला है। नील कमल,
नीला है जो कमल, कमल के विषय में बताया गया है, कमल की विशेषता बताई गई है। चंद्रशेखर, चंद्रमा है सिर पर। अब किसी के भी विषय में विशेषता बताई गई कि चंद्रमा सिर पर है। प्रधान अध्यापक, अध्यापक कौन है? प्रधान, बड़ा, तो प्रधान है जो अध्यापक, उसको इस तरह से हम बोलेंगे, यानी उसकी विशेषता बता रहे हैं। कन्याधन, कन्या रूपी धन या कन्या का धन, इसमें धन की विशेषता है कि वो किसका है, वो कन्या का है। तो कर्मधारय समास में विशेषण वाले शब्द आते हैं। इस समास में पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, वो कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास का हम बहुव्रीहि भी बनाते हैं, जैसा हम आगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट समास है बच्चों तीसरा, बहुव्रीहि समास। अभी हमने कहा था बहुव्रीहि समास। इस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताकर तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है। यहाँ पर आप इसको समझने के लिए लिखेंगे कि तीसरे अर्थ की ओर, तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है। पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता तो बताता है, लेकिन उसमें तीसरे अर्थ की ओर उसको वो संकेत करता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी। अब ये तो कह दिया चार भुजाएं हैं जिसकी, लेकिन संकेत फिर करना जरूरी होगा। बहुव्रीहि समास में उनके नाम के बारे में, उनके बारे में बताना बहुत जरूरी होगा, तभी बहुव्रीहि समास पूरा होगा। अर्थात विष्णु जी। पीतांबर, पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात कृष्ण जी। अर्थात लगाकर उनके बारे में बताना बहुत जरूरी होगा, तभी बहुव्रीहि समास हो सकता है। चंद्रशेखर, चंद्रमा है सिर पर जिसके, अर्थात शिव जी। अब कर्मधारय में आपने पढ़ा था चंद्रशेखर, चंद्रमा है सिर पर। कर्मधारय हो गया कि सिर पर चंद्रमा है, विशेषता बता दी कि सिर की कि उस पर चंद्रमा है। लेकिन शिव जी बोला गया, अर्थात शिव जी, तो वो बहुव्रीहि समास हो गया। कमल नयन, कमल के समान नेत्र हैं जिसके। अब कमल के समान नेत्र हैं जिसके, इतना लिखने के बाद आप अगर नहीं लिखते श्री राम या उनका नाम अर्थात, तो फिर वो बहुव्रीहि पूरा नहीं होता। तो तीसरे अर्थ, इसी को कहते हैं तीसरा अर्थ, तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है कि वो श्री राम जी हैं। दशानन, 10 सिर हैं जिसके, अर्थात रावण। 10 सिर हैं जिसके, यहाँ पे नहीं रोकेंगे, उसमें अर्थात करके तीसरा अर्थ जरूर बताएंगे, वो है रावण। तो इस तरह बहुव्रीहि समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताकर तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है, तीसरा अर्थ उसका बताता है। तो इस तरह से बहुव्रीहि समास आपका पूरा होता है। अगला समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास बच्चों, जितने भी समास मैं बता रही हूँ जो आसानी से आपको समझ में आ जाए, एक हिंट की तौर पर आपकी समझ में आ जाए। परिभाषा रटना बहुत जरूरी नहीं है। परिभाषा का मेन अर्थ क्या है, मतलब उसका रटना जरूरी है, बस वही जानना जरूरी है। तत्पुरुष समास, इसमें कारक की 7 विभक्तियों का प्रयोग होता है। कारक, कारक आप जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की रारे री नाने नी अधिकरण में पर संबोधन हेयरियो। तो इसमें 7 विभक्तियां, कारक की विभक्तियों का प्रयोग आता है इस समास में। जैसे विद्यालय, विद्या का आलय। अब इसमें कारक की विभक्ति कौन सी हुई? का। विद्या का आलय, आलय मतलब होता है घर, तो विद्या का घर या विद्या का आलय। विद्यालय का लग गया, कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये विभक्ति कारक की है, का के की रारे री नाने नी। और तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा रचित, तो आपका ये के द्वारा जो है ये कारक की विभक्ति है। तो ये जलमग्न, जल में डूबा हुआ, या जल में मग्न, मग्न माने डूबा, तो जल में मग्न या जल में डूबा हुआ। तो यहाँ भी बीच में जलमग्न, इसके बीच में कारक की विभक्ति छिपी हुई है। सभी में, तुलसीकृत में
कारक की विभक्ति छिपी है। तो इन तत्पुरुष समास के शब्दों के बीच में कारक की विभक्ति जो है वो छिपी होती है। राह खर्च, राह के लिए खर्च, राह खर्च बीच में के लिए छिपा है, तो हमने के लिए ना कहकर राह खर्च कहा। राह खर्च को हम विभक्त करेंगे, जब इसका विग्रह करेंगे तो राह के लिए खर्च। रसोई घर, रसोई घर में एक शब्द है रसोई घर, इसमें के लिए इसमें भी छिपा हुआ है, रसोई के लिए घर या रसोई का घर या रसोई के लिए घर। तो तत्पुरुष समास जो है वो कारक की विभक्तियों से युक्त है। आप इतना ही याद कर लीजिए, तत्पुरुष समास कारक की विभक्तियां, आपको याद हो जाएगा। अब अगला है, अब आता है द्विगु समास। द्विगु समास यानी इसमें पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है। इसमें पहला पद अर्थात पहला शब्द जो है वो संख्यावाचक होता है और दूसरा शब्द प्रधान होता है, मतलब उसकी आवश्यकता होती है जब पहला पद जो है संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी संख्या बीच में हो तो वो द्विगु समास कहलाता है। जैसे पंचामृत, पंचा मतलब 5, अमृत 5 अमृत का समूह। अब उसमें समूह बनाएंगे कि वो 5 अमृत का समूह है। पंजाब, पंज आब, आब माने नदियां, पंज माने 5 नदियों का समूह। अब आता है बच्चों द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इस समास में पहला और दूसरा दोनों पद तो प्रधान होता है, दोनों पद मुख्य होता है, दोनों पद संज्ञा होता है और उसके बीच में और शब्द छिपा होता है, उसके बीच में ये और शब्द छिपा होता है। और इस समास में पहला और दूसरा पद मुख्य होता है, जैसे वो होता है और उसके बीच में और शब्द छिपा होता है। जैसे राम सीता, राम और सीता, राम सीता कह दिया, इसके बीच में और शब्द छिप गया, उसका लोप हो गया जैसे कहते हैं, तो और शब्द वहां पर उसका लोप हुआ है। मेज कुर्सी, मेज और कुर्सी, अब यहाँ पर और शब्द का लोप हो गया मेज कुर्सी पे। रात दिन, रात और दिन, आज कल, आज और कल, यहाँ वहां, यहाँ और वहां, इसी तरह से सुबह शाम, रात दिन, मेज कुर्सी, कागज कलम, मतलब संज्ञा शब्द 2 होंगे और उनके बीच में माता पिता, भाई बहन, राम लक्ष्मण राधा कृष्ण, उनके बीच में और शब्द जो है उसका लोप होता है, वो छिपा हुआ होता है, तो वहां पर वो द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के सामने साधारण तौर पे उसको समझने के लिए और लगा दीजिए, द्वंद्व समास और लगता है। इस तरह बच्चों समास आपको समझ में आ गया होगा, आप उसको समझिए और बार बार समझिए और शॉर्ट में आसानी से समझने के लिए उसको द्वंद्व के आगे और लगा दीजिए। लिख लीजिए, द्विगु संख्यावाचक, तत्पुरुष कारक की विभक्तियां, अव्ययी भाव अव्यय शब्द होते हैं, उपसर्ग वाले शब्द होते हैं, कर्मधारय विशेषता बताता है, बहुव्रीहि समास विशेषता बता करके तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है। अव्यय उपसर्ग वाले शब्द, उपहार, उप का अकेले कुछ नहीं है, हार लग गया तो उपहार है ना, एक नया शब्द बन गया। तो इसी तरह से आप ये नोट कर लीजिए कि द्वंद्व समास माता और पिता इसमें और लगता है, द्विगु समास संख्यावाचक होता है, तत्पुरुष समास कारक की विभक्तियां इसमें 7 प्रयोग होती हैं, अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, कर्मधारय विशेषता बताता है और बहुव्रीहि समास तीसरे अर्थ की ओर विशेषता बताकर तीसरे अर्थ की ओर उसको संकेत करता है। तो इस तरह बच्चों कारक को वो द्वंद्व समास, द्विगु समास, ये सारे समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, इन सब के बारे में आप पढ़िए और समझ में आता है, लाइक करिए, बार बार समझिए इसको। ठीक, थैंक यू।